नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो प्रमुखता से आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, अखबारों में हेडलाइंस बनी हुई हैं और लगातार सुर्खियों में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी, जो तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास और तमाम आज की जज ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबर है जो प्रमुखता से आज अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइन बनी हुई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, एक पॉजिटिव खबर ये है कि चीन से है, जो बीजिंग की खबर है कि एक बच्चों के परवरिश के लिए माँ बाप ने करोड़ों रुपए की जो उनके चल अचल संपत्ति है उसको छुपा के रखा, जी। क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं बेटा जो है उनको ये लग जाएगा कि हमारे जो पेरेंट्स है वो काफी करोड़पति है, काफी अमीर है, तो वो बिगाड़ने की उसके संभावना थी कि ये ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए और संगत उसके गलत हो जाए, उसके सोच में ये आ जाए कि हम तो बहुत धनवान। जी जी। तो अभी आज हम तमाम जानकारी लेंगे प्रेस वार्ता में, तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। और क्योंकि ये अपडेट भी सामने आ रही है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग से मोदी की शिकायत की है और तीसरी बार जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये भी बड़ी खबर जो है प्रमुखता से आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। इस बार पीएम कृष्णानगर कैंडिडेट की बातचीत का ये जो मुद्दा सामने आ रहा है। और साथ ही साथ एक और जो खबर है मुख्तार अंसारी को लेके, क्योंकि मुख्तार अंसारी को आज किया जा सकता है सुपर्द खाक। और तमाम अपडेट इस पे हम और भी जानेंगे। हमारे साथ फिर से एडिटर इन चीफ श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। और सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, देखिए, तो ये जो खबर के विषय में मैं बता रहा था, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। ये दुनिया के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा। बिल्कुल। जब लगा कि बेटे के नॉलेज में यदि ये चला जाए कि हम अरबपति है, करोड़पति है, तो हो सकता है कि वो मानसिकता में बदलाव लेके आए कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं। लेकिन उनके मम्मी पापा ने जो है ये मैसेज दे के रखा था कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें करोड़ों रुपए का कर्जा है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। तो बेटा जो है उसमें लगन से उसमें पढ़ाई की और उसने उनके दिल में ये पैदा हुआ, जज्बात पैदा हुई कि हमें जो है मम्मी पापा के ऊपर जो भी कर्जा है उसको उतारना है, इसीलिए हमारी लाइफ बनाने के लिए हमें पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए उन लोगों ने बच्चों ने मेहनत की और आज जब वो ग्रेजुएट हो चुका है तब जाके उन्होंने बताया कि देख, अब तो काबिल हो चुका है, मानसिकता का जो जिस मानसिकता का निर्माण हम चाह रहे थे वो निर्माण हो चुका है, अब तू अकेले भी कुछ कर सकता है और अगर तेरे लिए ये बिजनेस में हम लोग छोड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। तो इसमें अरबपति होने के बाद भी छुपाने के पीछे जो राज है, केवल बच्चों का निर्माण करना है, बच्चों के जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन करना है कि इस मानसिकता में यदि ये आएगा तो निश्चित रूप से जो है उसका फायदा मिलेगा और इस बिजनेस को बेहतर ढंग से इसमें संभाल पाएगा। दूसरी एक खबर मैं जानना चाहूंगा कि जो इजराइल है, इजराइल में भारतीय लोगों के जो जाना आना अभी चालू है। हाल ही में उन्होंने या भारत के जो लोग हैं, भारत के जो मजदूर है, इन मजदूरों को ले जाने के लिए एक संधि की है कि भारत जो है इसमें भारतीय जो मजदूर है वो यहाँ आए इजराइल में और यहाँ मजदूरी करे। और ऐसे ही अभी तक जो है 1000 भारतीय कामगार वहाँ पर पहुंच चुके हैं और 30,000 मजदूरों को ले जाने का उनका प्लान है और एक संधि है भारत के साथ में। और जिस प्रकार से वहाँ आतंकी हमला किया जा रहा है इजराइल और वहाँ गाजा पट्टी में, तो उसको देखते हुए लग रहा है उन्होंने ये एक प्रतिबंध लगा दिया कि गांजा पट्टी के जो आसपास के जो लोग हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, उन देशों के वहां से कोई भी मजदूर इजराइल में प्रवेश नहीं कर पाएगा, विशेष करके फिलिस्तीनी।
तो फिलिस्तीनी कामगारों के लिए जैसे ही वहां पर प्रतिबंध लगाया गया, वैसे ही वहां मजदूरी के लिए बहुत लाले पड़ गए हैं और उनके निर्माण कार्य से लेके खेती तक जो है उसमें प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए इजराइल ने पूरे दुनिया से अनेक मजदूरों को ले जाने की संधि की है, जिसमें भारत भी है। और जी भारत से अब तक का अब 10,000 जाने की संभावना थी, लेकिन अभी तक 1,000 कामगार वहां पर जा पाए। नेपाल से लेके अन्य देशों से भी मजदूर बुला रहे हैं, ताकि उनका जो निर्माण कार्य है वो सुचारू रूप से चल पाए। उसमें दिक्कतें आ रही है, यातायात व्यवस्था पे काफी परेशानी होने के कारण से जो अभी टारगेट था वो अभी पूरा नहीं हो पाया। जी ये खबर को भी जो है आज प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया गया है। बिल्कुल और जो लोग इच्छुक है वहां पर जाने के लिए आसान तरीका ढूंढ रहे हैं। और बजाय एजेंट के इसमें जो सरकार के माध्यम से जाना चाहते हैं, उसमें कई पेचीदा ये है, ताकि जाने आने के जो असुविधाओं को हटाने के बाद हो सकता है कि जाना आना इजी हो जाए। और जो टारगेट है कि भारतीय 10,000 कामगार वहां पर जाए और वहां पे काम संभाले, तो हो बिल्कुल सकता है कि ये अतिशीघ्र हमें देखने को जी मिले। बिल्कुल जी दूसरा एक और खबरों पर मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो दान है, CHR फंड है, CHR फंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड है, वो हमें बहुत सुनने को मिलता था कि जो गरीब तबका जैसे हेल्थ है, उसके बाद कई उसमें ये मददगार साबित होता है। एक्चुअल ये फंड है क्या कि जो कंपनी कुछ फंड जो दान के रूप में देती है और वो फिर गरीबों में वितरण किया जाता है, गरीबों की सुविधा के लिए वो फंड का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब जो है इसमें भी जो है बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है कि जो कंपनी दान के 2% जो है देना चाहती है, वो कंपनी देने के बजाय केवल कागजों में खानापूर्ति करके तीसरी कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक बड़ा ये है कि अभी इसमें लगभग करोड़ रुपए 1,14,771 करोड़ रुपए अभी तक CSR फंड आ चुका है। तो बिल्कुल इसमें पिछले 5 वर्षों में, इसका मतलब यही है कि लगभग 23,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष CSR फंड के रूप में आता है और उसको गरीबों में उनके सुविधा के लिए वितरण किया जाता है। बिल्कुल लेकिन इस फंड में भी अगर भ्रष्टाचार है तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है और इसमें सोचनीय विषय है कि गरीबों के लिए जो पैसा देना है उसको केवल कागजों में दिखा के कंपनी अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। बिल्कुल तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार की जो योजना है, उस योजना पर जो पलीता लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। जी बिल्कुल निशा। जी जी बिल्कुल सीधे चलेंगे एडिटर सूरज जी के पास। और क्योंकि एडिटर इन चीफ ने अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर ध्यान आकर्षित किया और मुख्तार अंसारी को लेके, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज उनका पोस्टमार्टम होना है और साथ ही साथ उनके बेटे ने उन पर कहा गया है कि पॉइजन देने का आरोप लगाया है। इसको लेके और क्या तमाम अपडेट है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, इस खबर पर का आपने जिक्र किया है कि मुख्तार अंसारी को, हालांकि कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक था, हृदय घात हुआ था, दिल का दौरा होने से उनकी मौत हुई है। बिल्कुल यहाँ मैं एक इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि उनके बेटे ने कहा है कि उनको पॉइजन दिया गया, लेकिन एक बात है कि चूंकि 63 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी और गुरुवार को देर रात उनको दिल का दौरा पड़ा, ये बताया जा रहा है, और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। बिल्कुल दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार बैरक में ही बेहोश होकर गिर गए थे और उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल और जैसा है कि मऊ सदर सीट के 5 बार वो विधायक भी रहे हैं मुख्तार अंसारी। 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ गई थी और 14 घंटे ICU में उनको रखा गया था। तो अभी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है, आज पोस्टमार्टम होना है तो वो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। कुछ और खबरों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा निशा आपका कि क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया में 12 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और इन 26 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह नामांकन प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी। 5 अप्रैल को
जो नामांकन दाखिल किए जाएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी। और दूसरे चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर चुनाव होना है। दूसरा एक और खबर है मध्य प्रदेश के परिदृश्य में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना निरंतर जारी है और हजारों की संख्या में अब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कांग्रेस से पलायन हो चुका है। इसी बीच में ये क्रम कल भी जारी रहा है, जहां कुछ नेताओं ने कल कांग्रेस की सदस्यता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और उसमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं। और वहीं पाटन सीट से जो पहले विधायक रहे हैं नीलेश अवस्थी, उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना और साथ में जो वर्तमान विधायक हैं उस सीट से, और नीलेश अवस्थी से पहले भी उस सीट से विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अजय बिश्नोई। हालांकि अजय बिश्नोई के बहुत सारे सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं, या फिर शिवराज सरकार के समय पे उन्होंने खुद ऐसे बयान सामने आकर के दिए हैं जिनसे वो विवादों में रहे हैं। सरकार पर या सत्ता पर, संगठन पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, क्योंकि जब पूर्ववर्ती सरकार में उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, इसको लेकर भी उन्होंने कहा। पर कल जो उन्होंने बयान दिया है कि नीलेश अवस्थी का मजबूरी में स्वागत किया है, ये उन्होंने अपने एक्स पर ऑडियो डाला हुआ है, अपने एक्स अकाउंट पर। तो इसको लेकर के वो जो चीजें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो आकर्षण था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, उनका स्वागत किया जा रहा था या तवज्जो उनको दी जा रही थी, तो इससे एक बात तो हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता कांग्रेस से आए हुए नेताओं को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपना स्थान या तो खतरे में लग रहा है। क्योंकि मैं इस बात का इसलिए जिक्र करना चाहूंगा कि पाटन विधानसभा सीट जो है जबलपुर जिले की, इसी सीट से नीलेश अवस्थी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और उन्होंने अजय बिश्नोई को हराया था। फिर उसके बाद में अजय बिश्नोई ने उनको हराया और फिर वो सिटिंग एमएलए हैं वहां पर, और उससे पहले भी अजय बिश्नोई मंत्री भी रह चुके हैं और इसी सीट से वो विधायक हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको लग रहा हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूंकि उम्र दराज भी हो चुके हैं अजय बिश्नोई, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको इस बात का खतरा या अंदेशा लग रहा हो कि आगामी विधानसभा चुनाव में, चूंकि नीलेश अवस्थी उसी सीट से एक बार चुनाव जीत चुके हैं, हालांकि उस समय उनको कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे वो, तो इस अंदेशे के चलते या इस संभावना के चलते यदि इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सामने आ जाती हैं, तो यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी हो जाएगा कि क्या कांग्रेस से के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, शामिल होने का क्रम लगातार चल रहा है, वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के कितने आश्वस्त रहेंगे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य जरूर संदेहास्पद लग रहा है, लेकिन ये वो खुद कितने आश्वस्त होंगे कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के ये तमाम कवायदें और तमाम कोशिशें हैं और इसको लेकर के बयान है और बयान से विवाद भी है। एक और खबर जिसने सुर्खियां बटोरी हैं वो खबर है अरविंद केजरीवाल से संबंधित, क्योंकि ईडी ने 21 तारीख को उनको गिरफ्तार किया था, 7 दिन की रिमांड मांगी थी, कल कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने अपनी ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाए कि 4 लोगों के बयान लिए गए हैं, 4 लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, पहले 3 लोगों के लिए गए, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर चौथे व्यक्ति के बयान लिए गए और जैसे स्टेटमेंट में मेरा नाम आता है तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट से उन्होंने कहा कि क्या केवल 4 लोगों के स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की पर्याप्त साक्ष्य हैं। एक और बात बताना चाहूंगा कि देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं जिन्होंने अपने किसी प्रकरण की पैरवी खुद की हो, उन्होंने कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की है। दूसरी तरफ ईडी ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे केवल फंसाया जा रहा है और ईडी का जो उद्देश्य था मुझे फंसाना और आम आदमी पार्टी को नष्ट करना, और ईडी इसी दिशा में कार्य कर रही है। हालांकि जैसा कि कहा गया कि अभी 7 दिन की रिमांड और मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड कोर्ट ने दे दी है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 1 अप्रैल को 11 बजे दोबारा उनकी पेशी होगी। दूसरी तरफ एक और बात है जिसका जिक्र करना जरूरी लाजमी हो जाता है, क्योंकि चुनाव की हम बात कर रहे हैं कि बिहार में देखें तो महागठबंधन में
सशर्त सीटें तय हो गई हैं। क्योंकि यहाँ एक बात ये जरूर हमें देखना होगा कि महागठबंधन हो या जो गठबंधन जहां जहां चल रहा है, जहां जहां गठबंधन के तहत सीटें तय होना है, तो वहां कई जगह हम ये भी देख रहे हैं, जैसे अभी पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर गठबंधन से अलग ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसमें एकला चलो की रणनीति है, तो महागठबंधन में भी सशर्त सीटें तय हो गई हैं। और बिहार में 26 सीटों पर राजद चुनाव लड़ने वाली है और कांग्रेस 9 सीटों पर, और माले जो है 3 सीटों पर सीपीआई और सीपीएम एक एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से वहां सशर्त सीटों को लेकर के सहमति बन गई है और अब इस फॉर्मेट पर या इस फार्मूले पर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे। जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी से हम तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट जानेंगे। ज्ञानेश जी, ज्ञानेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्ञानेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास। और क्योंकि चुनाव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरें और तमाम खबरें हैं जो सुर्खियों में चल रही है, साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पे हम नज़र डालेंगे। तो सर, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई अपडेट जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हो या क्राइम जगत से जुड़ी हो, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, एक बड़ी खबर ये है कि जो 840 करोड़ के विमान घोटाले था प्रफुल्ल पटेल के ऊपर, उसमें उनको बिल्कुल मुक्त कर दिया है और सीबीआई ने जांच बंद कर दिया है। तो आज मेरे ख्याल से जो है ये प्रमुखता से खबर तो प्रकाशित हुई है कि ये एक खबर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर विपक्ष जो है वो हमलावर होने वाला है कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या उनके एनडीए का अंग बनते हैं, तब जाके इस प्रकार के जो जांचें हैं वो बंद कर दी जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस खबर पर जो है अभी आने वाले 2-3 दिन और ज्यादा हंगामा होने की कोशिश, मतलब हंगामा होने की संभावना है। दूसरी खबर छोटी खबर है भले ही, लेकिन है कांग्रेस के लिए बुरी खबर है कि जो कांग्रेस का खाता सील किया गया था वो खाते अभी फ्रीज ही रहेंगे। आईटी विभाग ने यह फैसला लिया है कि कांग्रेस की जो अर्जी दी थी कि हमारा जो खाता है, अभी इलेक्शन का समय है, खाते को जो है ओपन कर दिया जाए, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। इस कारण से कांग्रेस की परेशानी बढ़ने भी है और कांग्रेस हो सकता है कि इस पर कोई बड़ी टिप्पणी करना चालू कर दे। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो समय है, इस समय पैसे की बहुत जरूरत पार्टी को पड़ती है और ऐसे में यदि खाता सीज हो तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकती है। बिल्कुल। एक खबर छोटी सी और है कि जो गुजरात के जो अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, उनको 20 साल की सजा दी गई है। मतलब यह है कि जो बनासकांठा जिले के इसमें सेशन कोर्ट ने ये आईपीएस अधिकारी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट से ये फैसला जो है 1996 में वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को झूठे ड्रग्स मामले में फंसाने का मामला था, जो ट्रायल होते आज जाके उनको दोषी करार दिया गया। उसमें तमाम एविडेंस उनके खिलाफ मिले और उसमें 20 साल की सजा आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी को दिए गए। ये जो खबर है, इस खबर से वो जो अधिकारी है जो इस मंसूबे वाले बैठे हैं कि हम किसी को भी किसी भी प्रकरण में फंसा सकते हैं, भले ही उसमें उनके गाड़ी में या वस्त्र में उसमें ड्रग्स रखे हो, उन लोगों के लिए एक सबब बनेगा कि हमें इस प्रकार से जो है यदि कोई कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आगे जाके हमें सजा हो सकती है। बिल्कुल। फिर से मैं चाहूँगी एडिटर सूरज पाठक जी के पास, क्योंकि कंगना रनौत और अरुण गोविल के बाद अभिनेता गोविंदा का कहा जा रहा है कि वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेके और क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया कि चुनाव के समय नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना, दल बदल की प्रक्रिया सामान्य सी प्रक्रिया है और ये निरंतर जारी रहता है। लेकिन ऐसे चेहरे जो चर्चित चेहरे होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं,
उनका क्योंकि गोविंदा जो है कांग्रेस की से पूर्व में सांसद रह चुके हैं बिल्कुल और गोविंदा आहूजा ने जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में अब वो शामिल हो गए और उनका शामिल हो जाना क्योंकि ये जो दल बदल की प्रक्रियाएं चल रही हैं और उनके चुनाव लड़ने की संभावना भी है। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर वो एक बार पहले जीत भी चुके हैं। बिल्कुल दूसरा एक खबर का मैं और जिक्र करना चाहूंगा जिसने सुर्खियां बटोरी हैं और वो खबर है भोजशाला के एएसआई सर्वे से संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि भोजशाला में जो सर्वे चल रहा है वो निरंतर जारी है और अब गर्भगृह के पीछे 15 फीट खुदाई कर ली गई है, लेकिन अभी तक नींव का पता नहीं चला है कि नींव और कितने नीचे है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 से 7 फीट की जो है नीचे नींव मिल सकती है और नींव के पत्थरों की जांच की जा सकती है, लेकिन 15 फीट खुदाई हो जाने के बावजूद भी अभी तक जो है एएसआई के सर्वे में नींव का पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी तरफ देखें कि ये जो 50 मीटर का क्षेत्र है इस पर पूरा फोकस किया गया है और भोजशाला के तीनों तरफ 50-50 फीट के क्षेत्र में सर्वे किया है। एक एक वस्तु को जो एक एक चीज वहां पर है उसका जीपीआई से या जीडीआई से टेस्ट किया जा रहा है। दूसरा यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि भोजशाला में जैसे सूर्य जो है भोजशाला के पश्चिमी दिशा की ओर जैसे ही वहां पर आने का हुआ तो सदस्यों ने लाइट लगा करके फिर अन्य आधुनिक उपकरणों से उसकी जांच प्रारंभ की है। यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से तमाम खबरों के बीच में एक खबर है छोटी, लेकिन उस खबर ने अपना स्थान बनाया है और बड़ी बात यह है कि इस खबर से संबंधित जो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि झारखंड में 5 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे कांग्रेस में आ गए हैं और उड़ीसा में 6 बार के सांसद रहे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। यहाँ पूर्व सांसदों का या जो सिटिंग एमपी हैं उनका पार्टी बदलने जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया है, तो ये जो क्रम है ये क्रम निरंतर जारी है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं अमृता राय उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। मोदी और राय के बीच में 27 मार्च को टेलीफोन पर बातचीत के आधार पर आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव ये जो चीजें हैं और एक और खबर यहाँ उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले जैसा मैंने बताया कि 80,000 से अधिक नेता चाहे वो कांग्रेस के हों या दूसरे अन्य दलों के हों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परिवार का विस्तार है, कुनबे का विस्तार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पहले से अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। तो दूसरे दलों से 80,000 कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले अब तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं और उन्हीं में से जैसे मैंने पहले उल्लेख किया कि जो 5 बार भाजपा की टिकट पर सांसद रहे वो कांग्रेस में चले गए, जो 6 बार सांसद रहे हैं दूसरे पार्टी से वो अब आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये क्रम निरंतर चल रहा है और लोकसभा चुनाव तक अभी ऐसी और भी बहुत सारी खबरें हमें देखने मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ ज्ञानेश जी फिर से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी से हम तमाम अपडेट जानेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबर कौन सी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर बताना चाहूंगा कि देखिए कल मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई और उसी मामले पे जो डीजी एसएन सावंत ने उन्होंने जानकारी दिया है कि जो है मुख्तार अंसारी रोजा रखता था और रोजा रखने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राइमरी स्टेज पर जेल के डॉक्टरों ने हार्ट अटैक के बारे में बताया था और हालात काफी गंभीर होने की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बिल्कुल आपको बताऊं कि सूत्रों के ये मानिए तो बाहुबली मुख्तार की हालत जो है काफी नाजुक थी और इसके मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बांदा के साथ साथ यूपी के सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई है। निशा जी आपको बता दूं कि लखनऊ, कानपुर से लेकर मऊ, गाजीपुर में सभी जिलों के कप्तानों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। कहीं न कहीं देखिए निशा जी जो है इसकी मौत के बाद में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ लगातार जो है पुलिस से बैठक कर रहे हैं और ये सीएम आवास पर
5 केडी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी और डीजी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यस मौजूद थे। जी मुख्यमंत्री आवास के घटनाक्रम पर उन्होंने पैनी नजर रखी है, बिल्कुल किसी भी हाल में कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, क्योंकि मुख्तार की मौत के बाद कहीं न कहीं जो उनके साथ के लोग हैं वो कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटना ना करें, इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सतर्क हैं। आपको बता दूं कि रात में जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो फिर 2:30 बजे बांदा अस्पताल में जो मुख्तार का परिवार है वो पहुंचा है और जी रात जी में परिवार के सामने ही वीडियोग्राफी करा के पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद शव को गाजीपुर ले जाया गया और शव ले जाने का रूट प्लान जो है तैयार किया गया। काफिले में शामिल लगभग 26 गाड़ियां आ रही हैं। तो बिल्कुल इस बिल्कुल तरीके से मौत के बाद में, मुख्तार की मौत के बाद जी में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ लगातार सतर्क है कि जी जी कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटे। जी ज्ञानेश जी दिशा में बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी न्यूज है। दरअसल यूपीएससी की ओर से जो नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यूपीएससी ने योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से कई तरह के कुल 147 पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जी जी इसमें साइंटिस्ट 20, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पद शामिल हैं। जी जी यूपीएससी भर्ती 2024 के लिए 35 से 50 साल वाले व्यक्ति आवेदन, जी ताकि जी यूपीएससी भर्ती 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके जी साथ जी ही आयोग की ओर से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू कर दी गई है। जी ज्ञानेश तो जी इसमें योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं न बिल्कुल कहीं ये युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जी जी ज्ञानेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़े थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। एडिटर सूरज पाठक जी जुड़े थे। तो दर्शकों, आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों से जुड़ी और ऐसी कौन सी खबरें जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हैं, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।